सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम व्याकरण का एक प्रकरण पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं आपने हमेशा इसे पढ़ा होगा, यानी 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि संधि किसे कहते हैं। तो आपको पता ही है, इसमें दो वर्णों का मेल होता है और उस वर्णों के मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो इसमें हम संधि पढ़ेंगे, संधि की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपकी किताब है उसमें पूरी तरह से संधि की परिभाषा है, उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो उस किताब से आप जरूर समझ लेना, जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अगर किताब से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। इसलिए किताब का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, संधि की परिभाषा हमने अभी आपको बता ली कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है संधि? संधि की परिभाषा तो आपने पढ़ ली। देखिए, जैसे परिभाषा नहीं कहेंगे, हम सीधे उदाहरण देख लेते हैं संधि का, ठीक है। विद्या प्लस आलय क्या हो गया? विद्यालय। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? दो वर्णों का मेल हो रहा है, ये और ये जो अंत में है जो वर्ण, उनका मेल होगा और इसके मेल होने के कारण यहाँ पे नया शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्याधन आलय का क्या हो गया? विद्यालय। हमने पूरे शब्द को नहीं देखना है, बल्कि जो आखिरी का वर्ण है, केवल वर्ण, जो पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों का मैच करना है, इन दोनों की संधि करनी है, तब जाके हमें नया शब्द मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम संधि के प्रकार। इसकी परिभाषा आप अच्छे से किताब से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए संधि के प्रकार। संधि के प्रकार या भेद, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि पहला हो गया, स्वर संधि दूसरा हो गया, व्यंजन संधि और तीसरी संधि आ गई आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। ये आपके संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं या 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम यहाँ पे अलग अलग पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है, ठीक है। तो क्या है स्वर संधि? दो स्वरों के परस्पर मेल से परिवर्तित वर्ण का रूप स्वर संधि कहलाता है। आपकी किताब में लिखा हुआ है, किताब से जरूर पढ़ लेना ये परिभाषाएं और कुछ उदाहरण देख लेना, वरना अगर किताब से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के परस्पर मेल से परिवर्तित वर्ण का रूप स्वर संधि कहलाता है। इसमें व्यंजन नहीं बल्कि केवल स्वरों का मेल होता है, ठीक है। तो इस जो स्वर संधि है, इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं इसके, ठीक है। तो एक एक भेदों को हम उदाहरण सहित पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कौन कौन से भेद हैं स्वर संधि के, ठीक है। स्वर संधि के भेद। पहला भेद है इसका दीर्घ संधि,
पहला भेद है दीर्घ संधि। तो क्या दीर्घ संधि में देखिए, अ आ ई उ के साथ जब अ आ ई उ का मेल होने पर इनका रूप आ ई उ हो जाता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। कैसा देखिए, अ आ ई उ और उ, ठीक है। इनके साथ जो ये वर्ण हैं इनके साथ अ आ ई उ का मेल होने पर, इसी अ आ ई उ का मेल होने पर क्या बनता है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ, ये हो जाता है। जब अंत में ये शब्द होंगे अ आ ई उ, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना, विद्या प्लस आलय कहा था, विद्या में क्या था, अंत में आ था, फिर शुरू में क्या था, आ था। तो दोनों बड़े बड़े आ मिलके ये वाला आ बन गया था, तब वह विद्यालय विद्यालय हो गया था। अब ये मिले आ प्लस आ होगा तो क्या होगा, आ ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार आ प्लस अ होगा तो तब भी क्या होगा, आ ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार ई प्लस ई होगा तो बड़ी ई होगा, उ प्लस उ होगा तो बड़ा उ होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो जब ये वाले शब्द, ये वाले स्वर इन्हीं के साथ जब जुड़ेंगे तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। इसके एक दो उदाहरण हम जान लेंगे। देखिए जैसे है धर्मानुसार, देखिए धर्मानुसार है तो इसका क्या हो जाएगा, धर्म धन अनुसार, क्या हो गया, धर्मानुसार, धर्म प्लस अनुसार। तो ये माँ है तो केवल ये माँ नहीं है बल्कि इसमें क्या है, आ भी है, और ये आ, यहाँ पर अ और ये अ मिलकर क्या बन गया, यहाँ पे बड़ा आ। तो धर्म धन अनुसार क्या हो गया, धर्मानुसार। जब ईश्वर की और ईश्वर की दोनों की संधि हुई तो यहाँ पे हमें नया शब्द मिल गया और क्या हो गया, ये छोटा अ मिलके बड़ा आ हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि आएगी। एक आध उदाहरण और जान लेते हैं, जैसे हिमालय, क्या हो गया, हिम धन आलय। तो क्या होगी इसका, ये माँ यानी आ धन आ, ये दो आ और आ मिलके यहाँ पे क्या हो गया, ये बड़ा आ की उत्पत्ति हो गई और फिर तब हमें नया शब्द मिल गया, ही माता ही, ठीक है। इसी प्रकार अब अगला भेद देख लेते हैं दीर्घ संधि का। ये स्वर संधि का, दीर्घ संधि के बाद है अगला भेद। अब अगला देखिए गुण संधि। गुण संधि क्या है, अ आ का मेल ई उ और री स्वरों से होता है तो ये ए ओ और अर हो जाते हैं, ठीक है। जब अ आ का मेल, जो कोई शब्द होगा उसके अंत में अ होगा आ होगा तो उसका मेल दूसरे शब्द के शुरू से ई उ और री स्वरों से होगा तो फिर हमें इसकी प्राप्ति होगी, ए ओ और अर की प्राप्ति होगी। जैसे ये देखिए, नग प्लस इंद्र आ है और ई है, ठीक है। इस वाले अ का मेल इस वाले ई से हो रहा है तो क्या मिल रहा है, ये ए। समझ में आ रहा है ना। जब गा है, गा में क्या है, स्वर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ लगा हुआ है और इसमें ई है तो खुद ही पता चल रहा है इसमें ई है। जब अ और ई की
इन दोनों का मैच हुआ तो क्या मिला, ए बराबर ए। ठीक है, तो नगेंद्र। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, परमधन ईश्वर परमेश्वर। ठीक है, अ और बड़ा ई का मेल हुआ तो ये परमेश्वर बन गया। फिर इसी प्रकार ये तीसरा उदाहरण देखिए, उमाधन ईश उमेश, उमा आ धन बड़ी ई, क्या हो गया, ए की प्राप्ति होगी। पर र यानी अ प्लस उ, अ और उ, तो क्या हो गया, ये वाला ओ। ठीक है, अगर ये परिभाषा आपको याद हो गई तो आप कहीं पर भी गुण संधि को पहचान लेंगे और उसके कुछ उदाहरण खुद ही लिख सकते हैं। अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा है तो एक बार किताब पे जरूर देख लेना। बार बार कह रहा हूँ, बिना किताब के समझ में नहीं आएगा, किताब पर भी जरूर देख लेना, आप परिभाषा देख लेना, कुछ उदाहरण देख लेना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं अब तीसरा जो भेद है स्वर संधि का, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए वृद्धि संधि क्या है, ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा। अ आ का मेल ए ऐसे होने पर आई हो जाता है, और अ आ का मेल ओ औ से होने पर औ हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा कि अ आ का मेल ए ऐसे होने पर क्या होता है, आई हो जाता है, और फिर अ आ का इसी अ आ का मेल ओ औ से होने पर क्या हो जाता है, अ हो जाता है। अगर एक परिभाषाएं याद हो गई तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस से हम इसको सीख सकते हैं जल्दी से। तो देखिए उदाहरण देखिए, एक प्लस एक एक हो जाता है। ठीक है, यानी किसका मेल हो रहा है इस समय, अ और किसका, ए का, इस अ का इस ए का मेल हो रहा है। तो क्या मिल रहा है हमें, आई मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार है परम प्लस ऐश्वर्य, माँ नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, अ है, यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ है। ठीक है, स्वर चिपके हुए हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना हम। स्वर संधि के जितने भी रूप हैं उसमें केवल स्वरों की संधि होगी। अंत में हमें उसमें स्वर मिलेंगे। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसमें स्वर नहीं है, उसमें केवल व्यंजन है। लेकिन अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इसके जो भी भेद होगा उसमें हमें क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, क है, ख है, ग है, घ है, इन सब के पीछे क्या है, और लगा हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए महा प्लस औदार्य, तो क्या हो गया, महोदार्य। ये आ का मेल परिभाषा में लिखा हुआ है ना, आ का मेल किससे हो गया, आव से हो गया। क्या मिल गया हमें, आव मिल गया। ठीक है, तो महा प्लस औदार्य हो गया महोदार्य। बहुत सारे उदाहरण किताब में, आप किताब से कुछ उदाहरणों को भली भांति पढ़ लेना, समझ लेना, और ये भी सही से देख लेना। वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप थोड़ा आपको सहायता मिल जाए। ठीक है, बाकी इससे पहले जो हमने 1-2 पाठ पढ़े थे तो उनमें वीडियो की आवश्यकता थी नहीं, इसलिए हमने उसको सीधे नोट्स के रूप में आपको प्रेषित किया और आपने लिखे, और आपने एक बार यदि उनको पढ़ा होगा तो वह इतने आसान थे कि एक ही बार में आपको समझ आ चुके होंगे। लेकिन संधि ऐसे थोड़ा समझाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब वृद्धि संधि 3 भेद हमने इसके पढ़ लिए हैं, किसके, स्वर संधि के। अब देखिए चौथा भेद, देखिए चौथा भेद है यण संधि। यण संधि क्या है, ई का परिवर्तन य और उ, इस ई का परिवर्तन य और उ। उदाहरण देख के आप समझ जाओगे कि कैसे क्या परिवर्तन हो रहा है। एक बार परिभाषा देख लीजिए, इस ई का परिवर्तन य और उ का परिवर्तन व तथा री का परिवर्तन रा के रूप में होता है। जो पहले शब्द के अंत में जो भी वर्ण मिलेगा हमें, ये जो भी वर्ण में क्या आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो उस पहले शब्द में हमें जो भी वर्ण मिलेगा या जो भी स्वर मिलेगा उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ई मिल गया तो या में हो जाएगा, उ मिल गया, ये ई का परिवर्तन या और उ में। ठीक है, और उ मिल गया तो इसका परिवर्तन व में, और री मिल गया तो इसका परिवर्तन र के रूप में हो जाएगा। किस प्रकार होगा देखिए,
जैसे ये हो गया अति धन अधिक, क्या आ गया, ई आ गया, छोटा ई आ गया ना। तो देखिए ये छोटा ई यहाँ पे इसमें मिल गया आ में, क्या हो गया, या, ठीक है। इस ई का परिवर्तन किसमें हो गया, ये वाले या में हो गया। तो अधिक प्लस अधिक क्या हो गया, अत्यधिक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देवी प्लस अर्पण है, ये ई का परिवर्तन यहाँ भी किसमें हो गया, या में हो गया। फटाफट से आप समझिएगा इसको और किताब में देख लीजिएगा। किताब में बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी भी किन्हीं भी उदाहरणों को, जो सरल से उदाहरण है जो आपकी समझ में जल्दी से आ रहे हैं, उन उदाहरण को पकड़िए और देखिए किस प्रकार से कहा गया है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए प्रति प्लस उत्तर, अब ये कह रहा है ऊ का परिवर्तन, ठीक है, री का परिवर्तन र के रूप में, ऊ का परिवर्तन व के रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, ये कह रहा है ना, य और ऊ, फिर ये ई का परिवर्तन य और ऊ, ये ई है तो इसका परिवर्तन किसमें हो गया, या में हो गया। तो क्या बन गया, प्रतिधन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। इसी प्रकार है इक्तिधन आदि बराबर इत्यादि। इस यण संधि का एक बहुत अच्छा तरीका है इसे पहचानने का, कि जहाँ पर भी हमें ये आधा आधा तो आधा य आधा व, जो कुछ भी आधा है वह आधा हमें जहाँ पर भी दिखता है तो हमें एकदम से समझना चाहिए कि वहाँ पे यण संधि होगी, क्योंकि ये क्या है, यण संधि को समझने का बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ पर भी हमें किसी भी शब्द में आधा ता आधा हो या जो कुछ भी आधा स्वर लगा हुआ होता है, वहाँ पे हमें एकदम से पहचान लेना चाहिए कि यहाँ पे यण संधि होगी, ठीक है। अब यण संधि के बाद चलते हैं हम स्वर संधि के पांचवें भेद पे। देखिए पांचवा भेद, देखिए ये आ गया हमारा पांचवा भेद है स्वर संधि का, अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि की परिभाषा देख लीजिए, ए आई ओ औ वर्णों का मेल किसी अन्य स्वरों से होने पर ए बराबर आई तथा ओ बराबर औ और औ बराबर आओ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अयादि संधि में क्या होता है कि ए आई ओ औ वर्णों का मेल किसी अन्य स्वरों से होने पर ए बराबर आई बराबर आई तथा ओ बराबर औ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए जैसे कैसे हो रहे परिवर्तित, चे, यहाँ पे चे का अर्थ क्या है, स्वर कौन सा आएगा, ए स्वर आएगा, धन अन बराबर चयन, तो ए का यहाँ पे क्या हो गया, किसके रूप में परिवर्तित हुआ है, ए आई के रूप में। तो यहाँ पे चे, जैसे ही चे आया तो आई के रूप में परिवर्तित होकर क्या बना यहाँ पे चयन। उसी प्रकार गे प्लस अक है, आई है, आई का क्या बनेगा आई, तो गे है यहाँ पे क्या आया, स्वर आपको पता ही है, यहाँ पे आई आ रखा है, तो आई से आई बन के यहाँ पे क्या बना, गायक, ठीक है। अयादि संधि में जो ये वर्ण होते हैं जो हमने परिभाषा में लिखे हुए हैं, यह जो ए वर्ण है वह आई में, आई में, ओ औ में, और जो औ होता है यहाँ पे एक हमने लिखा नहीं, औ का औ, ये इसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, किताब का उदाहरण जरूर देख लेना। और इसके बाद आपका ये देखिए किताब सभी को मिल चुकी है। किताब में यह पाठ आपका बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों को अच्छी तरह से समझिए, केवल वीडियो देखेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, किताब देखना आपको बहुत ज़रूरी है, बिना किताब देखे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए किताब जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब अयादि संधि के बाद जो हमारी ये स्वर संधि थी यह पूर्ण हो चुकी है। स्वर संधि के बाद अब हम आते हैं व्यंजन संधि पे, तो थोड़ा बहुत व्यंजन संधि के बारे में भी जान लेंगे। फिर तीसरी आएगी विसर्ग संधि, और तीनों संधि पढ़ने के बाद हमारी ये वीडियो पूर्ण हो जाएगी। काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो इसलिए इसको थोड़ा
ये जल्दी जल्दी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और आपको किताब की सहायता लेनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो देखिए अब अगली संधि। अब देखिए क्या है अगली संधि, व्यंजन संधि। इसके तो 5 भेद थे, स्वर संधि अभी हमने पढ़ी उसके 5 भेद थे, लेकिन अब जो व्यंजन संधि है इसके कोई भेद नहीं है, बल्कि इसकी परिभाषा है, उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे और व्यंजन संधि हमारी पूरी हो जाएगी। अब देखिए व्यंजन संधि क्या है। स्वर और व्यंजन, ध्यान से सुनिए, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर और स्वर, अंत में स्वर रहेंगे, जो ये शब्द होते हैं इन शब्दों के अंत में, इन शब्दों के अंत में स्वर रहेंगे और यहाँ व्यंजन रहेगा, इन दोनों का मेल होगा तो क्या व्यंजन संधि आएगी। और व्यंजन और स्वर, यहाँ व्यंजन होगा यहाँ स्वर होगा, इन दोनों का मेल होगा तब भी व्यंजन संधि आएगी। और व्यंजन और व्यंजन, केवल व्यंजन और व्यंजन भी रहेंगे तो उन दोनों की संधि होगी तो वहाँ भी व्यंजन संधि आएगी। तो देखिए किस प्रकार से स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन की संधि हो रही है। देखिए कुछ उदाहरण जान लेंगे। दिक् धन गज, यहाँ पे देखिए दिक्, अब यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है। पहले स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था, जैसे वहाँ पे था माँ, तो यहाँ केवल अकेला माँ नहीं है बल्कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो का है, इस का में आ नहीं है, ये अपने आप में क्या है, केवल व्यंजन है, यह स्वर इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए इस पे जहाँ पर भी हलंत होगा वहाँ पे आप जान लेना कि वहाँ पे कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है। तो देखिए दिक् प्लस गज, दिग्गज क्या हो गया, यहाँ पे स्वर और ये व्यंजन और स्वर की संधि हो रही है। यहाँ पे क्या है, इस समय स्वर नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ पे केवल व्यंजन है। और यहाँ पे गा, गा का यहाँ पे स्वर है तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर की संधि हो रही है, दिग्गज बना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। अब देखिए उत प्लस चारण, यहाँ पे उत है, ता हलंत है, तो यहाँ पे फिर से हमें साफ पता चल रहा है कि क्या नहीं है, स्वर नहीं है। चा, फिर यहाँ स्वर है, ठीक है, तो व्यंजन और स्वर की संधि हो रही है तो यहाँ पे व्यंजन संधि। बड़ा आसान है समझना, बार बार प्रैक्टिस से भी हम इसको समझ सकते हैं। और एक बार जो ये परिभाषाएं एक बार यदि किसी भी चीज़ की याद हो गई तो उस परिभाषाओं के आधार पर हम फटाक से पहचान लेंगे, तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है और संधि विच्छेद हमें किस प्रकार करना है। अब देखिए जैसे ये है विधन छेद बराबर विच्छेद, यहाँ पे ई, छोटी ई की मात्रा लिखी हुई है, साफ पता चल रहा है ईश्वर है, छे क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर स्वर, स्वर की संधि हो रही है तो क्या लिखा हुआ है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, ई धन ए, इन दोनों की संधि होने से यहाँ पे फिर क्या हो गया, व्यंजन संधि होगी, वी धन छेद बराबर विच्छेद। तो इस प्रकार से यह व्यंजन संधि हमारी पूरी होगी। अब हम इसके बाद अगली संधि पढ़ेंगे जो है विसर्ग संधि। अब देखिए तीसरी और अंतिम संधि विसर्ग संधि। संधि के भेद की जो अंतिम भेद है वह है विसर्ग संधि। तो इसका देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। अब विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम हैं। ओ में किस प्रकार परिवर्तन होता है, रा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, शा में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर केवल मैं आपको ये समझा रहा हूँ, परिभाषा सहित एक दो उदाहरण के साथ ही समझा रहा हूँ विसर्ग संधि, लेकिन आपको किताब में सही से इसको समझना है, पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको किताब से देखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक दो उदाहरण के साथ समझेंगे विसर्ग संधि को। तो विसर्ग की परिभाषा देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग नियम होते हैं इनके। ओ में किस प्रकार परिवर्तन होगा, रा में किस प्रकार होगा, शा में किस प्रकार होगा, ठीक है, ये सब किताब में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो रहा है, जैसे अधो प्लस
गति किस में परिवर्तन हो रहा है, ओ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका ओ में परिवर्तन होने का एक नियम है। क्या नियम है वो देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसका मेल अ या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये बहुत लंबी परिभाषा है। देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रखा है, विसर्ग से पहले हमें अ देखने को मिल रहा है और उसका मेल अ या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन है, जैसे क ख ग घ ग होता है ना, तो तीसरा वर्ण कौन सा है, क ख ग, यहाँ पे तीसरा वर्ण है। ठीक है, फिर चौथे वर्ण घ हो गया और पांचवा वर्ण ग हो गया। इन तीसरे किसी भी जो वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, थ, ये इस प्रकार के जो वर्ग हैं, जैसे क वर्ग है, क ख ग, जो क वर्ग है उसमें तीसरा कौन सा वर्ण है, ग है, चौथा घ है, पांचवा ग है। इनसे यदि इसका जो है मेल होता है, इस अ का मेल होता है तो तब क्या होता है, ओ हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अधो प्लस गति का अधोगति हुआ। इस प्रकार ये अलग अलग नियम होते हैं इनके। ठीक है, अब यहाँ पे ये नी प्लस आशा निराशा है, तो यहाँ पे ओ हमने क्या जाना, यहाँ पे अ का मेल यदि किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के साथ हो तो ओ हो जाता है। ठीक है, इसका नियम तो ये है। अब इसका नियम क्या है, र का जो निराशा, इसका नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर हों और विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण अथवा या रा ला व हा से हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। यदि आपने एक बार परिभाषा पढ़ ली, उसके कुछ उदाहरण देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस विसर्ग का किसमें परिवर्तन हुआ है, र में। आपकी किताब में पूरी तरह से परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार इसका परिवर्तन र में होगा, ओ में होगा, शा में होगा। ठीक है, तो ये देखना आपको बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आगे जाके आप संधि को बहुत विस्तृत रूप में पढ़ोगे। जब हम पढ़ते हैं तो संधि हमें बहुत छोटी, हम जो है उसे बहुत आसान लगती है हमें, लेकिन जब हम उसके अंदर घुसते हैं, अंदर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कितनी विस्तृत है संधि। इसकी परिभाषा याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार याद हो गई तो हम इस संधि को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों संधियों को समझ लेना, किताब से अच्छी तरह से पढ़ लेना और इसके साथ साथ हम आपको जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं यह भी प्रेषित कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है।